अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो क्या जो डीजीसी हैं आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर, उनकी कुछ पोस्टिंग प्रमोशन कुछ मामला चल रहे हैं वो, और ये भी बताएंगे आज के डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम जो एक्सटेंशन पर हैं, वो क्या उनकी कोई सिफारतकारी का कोई मामला था, नहीं हो सका, क्या हुआ, उस पर भी बात करेंगे। जबकि इसके अलावा जो पीटीआई ने जो रेफरेंस दायर किया है, यानी कंप्लेंट, अभी रेफरेंस कह सकते हैं, कंप्लेंट दायर की है जो मिसकंडक्ट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों प्रोविंशियल जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ, उस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लिए क्या परेशान कुन बात है वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, मैं फिर कहूँगा, एक तरफ बड़ी बातें चल रही हैं जो पीटीआई को, मैं फिर कहूँगा वो अफीम चटाने वाले जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कोई कहता है जी वो इद्दत की मुद्दत में निकाह के केस में इमरान खान साहब से माजरत कर ली गई है तो उसके बाद इमरान खान साहब का टेम्परेचर नीचे आया है। कोई कह रहा है कि जी वो देखो खान साहब तो नहीं, वो तो ये हो रहा है तो अब इमरान खान साहब की सुलह, तो अब फौज पीछे हट रही है, तो फलान हो रहा है, सारा वो एक माहौल बना रहे हैं जो कि मैं फिर कहूँगा पूरी जिम्मेदारी से कि मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है ये तमाम का तमाम। और असल में तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं उनको इन यूट्यूबरों से और इस तरह के रहनुमाओं से ये पूछना चाहिए कि पहले तो आप हमें कुछ और बताते थे सिविलियन बालादस्ती के मामलात, और अब एकदम से आप हमें कुछ और बेचने लग गए हैं। तो आपका अपना कोई असूली पोजीशन है कि नहीं, या आप लोग वो माजरत के साथ वो जो लैपडॉग्स होते हैं जिसका जिस तरफ मुंह करो भाग पड़ते हैं, इस तरफ कहोगे इस तरफ भाग जाएंगे, इस तरफ कहेंगे इस तरफ भाग जाएंगे गेंद उठाने के लिए, जिस तरफ गेंद फेंक दो उस तरफ चले जाएंगे, तो जिस तरफ की आपको हड्डी फेंक देंगे आप चले जाएंगे। ये आप लोगों की औकात है। तो ये इन झूठों के उसने हमें थोड़ा उकसाया कि थोड़ी मेहनत करें, जाने हो रहा क्या है। तो बात यह है कि आपको पता है जो इस वक्त आईएसआई के डीजीसी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, अब बात हो रही है ना कि जी वो पॉलिसी बदल रही है, हुकूमत बस दिसंबर तक गई तो फलां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कुछ हुकूमत खुद भी माशाल्लाह इतनी वो है कि उसकी अपनी भी जान बिला वजह निकली हुई है। वो बिला वजह ख्वाजा आसिफ साहब कहते फिर नहीं वो आईनी मेल्टडाउन हो जाएगा, वो देखे जी अक्टूबर में वो इलेक्शन पिटिशन टेकअप हो जाएगी, इलेक्शन का लदम हो जाएगा, फलान है, ये है, वो है, ठीक है, जान निकली हुई है हुकूमत की, ठीक है, बिला वजह। और दूसरी तरफ वो देखें तो खैर, तो हमने कहा कि जरा बताएं कि इमरान खान साहब शायद यू टर्न ले रहे हों ये ऑलिव ब्रांच ऑफर करके, लेकिन दूसरी तरफ से कोई यू टर्न का इम्कान नहीं है। वो ज़रा हम आपको बताते हैं कैसे नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी हैं इस वक्त आईएसआई के, और पीटीआई के उनसे बहुत गिले शिकवे और शिकायतें हैं। इमरान खान साहब उनको डर्टी हैरी कहते थे। फिर आपको मालूम है उन पर शहबाज गिल साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, और जो दूसरे आज़म स्वाति साहब जो सेनेटर थे, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए कि उन्होंने हम पे टॉर्चर करवाया है हमें ऊपर, ठीक है। तो ये सारे एक थे, इमरान खान साहब भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे, बहुत कुछ होता था। इवन कि इमरान खान साहब ने उन पर एफआईआर भी कटवाने की कोशिश की जब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ। तो इख्तलाफात बहुत शदीद हैं। अगर आपको याद हो कि एक मेजर जनरल इरफान मलिक थे, वो भी डीजीसी थे आईएसआई में। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मुबैना तौर पे जो बताया जाता है, मेजर जनरल इरफान मलिक ने
मरीम नवाज साहबा को धमकी भिजवाई थी कि आई विल स्मैश यू, यानी कि मैं आपको तोड़ दूंगा, दीवार में मार के आपका सर, ये वो इस किस्म का उन्होंने कुछ धमकी भिजवाई, जो मियां नवाज शरीफ तक भी पहुंची। मियां नवाज शरीफ ने उस पर प्रेस टॉक भी की, उस पर बड़ा शोर मचा। और फिर क्या हुआ कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने ना सिर्फ मेजर जनरल इरफान मलिक को डीजीसी के ओहदे से आईएसआई से हटा दिया, बल्कि अब मेजर जनरल इरफान मलिक सुपर सीड भी हो गए, वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन सके, मेजर जनरल सुपर, उनको प्रमोशन नहीं मिली। ठीक है, दूसरी तरफ डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, उन पर संगीन इल्ज़ामात इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत ने भी लगाए, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं बदस्तूर डीजीसी के तौर पे। ये जून 2022 में डीजीसी आए थे आईएसआई में, और इससे पहले ये ब्रिगेडियर थे, और ये सेक्टर कमांडर एमआई कराची भी रहे हैं और सेक्टर कमांडर आईएसआई बलूचिस्तान भी रहे हैं, यानी कि कोयटा। और ये कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक़ है, और इनके ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है बतौर सेक्टर कमांडर्स, वो इनका रहा जिसे कहते हैं ना एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस का, और उसका इनका वसी तजर्बा भी है। और जो लोग मिलिटेंसी पे रिपोर्ट करते हैं वो ये भी कहते हैं कि इनके ऑपरेशंस काफ़ी मिलिटेंसी के हद तक काफ़ी नोन थे। और फिर लेकिन इनको जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त के डीजी आईएसआई थे वो नापसंद करते थे कि ये हमारे आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स को लूप में लेकर नहीं चलते, ये बतौर एमआई सेक्टर कमांडर खुद से ही कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और हमारे लोगों को साथ लूप में लेकर नहीं चलते, तो इसी वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त के ब्रिगेडियर फैसल नसीर, उस वक्त के डीजीएमआई मेजर जनरल आसिम मुनीर जो कि आज आर्मी चीफ हैं, उनके बहुत ही पसंदीदा ब्लू आइड और करीबी ऑफिसर थे। इसलिए हमेशा जब भी उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद जो डीजीसी आईएसआई थे, वो फैसल नसीर साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की कोशिश करते थे या उनके खिलाफ कुछ एक्शन करवाने की कोशिश करते थे, तो रास्ते में दीवार हमेशा मेजर जनरल आसिम मुनीर ही बनते थे। तो वो फिर ये मामला चलता रहा। अब वो डीजीसी हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, और अब उनको करीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल 1 माह होने को है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को बतौर डीजीसी आईएसआई। अब अमूमन जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स होते हैं वो मैक्सिमम मेजर जनरल के रैंक तक तरक्की करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। ये फौज के अंदर एक रिवायत चली आ रही है दुनिया स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अमूमन नहीं सर्व करते, कोर्स वगैरह कमांड नहीं करते, ब्रिगेड्स कमांड नहीं करते, तो इसलिए फ़ौज में क्या है कि मेजर जनरल साहब को ऊपर तरक्की के लिए कम से कम 1 साल ब्रिगेड कमांड करनी ज़रूरी है। ब्रिगेड कमांड करेंगे, कोई जीओसी वगैरह लगेंगे, तो फिर उसके बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपकी कारकर्दगी बतौर ब्रिगेड कमांड अच्छी रही तो फिर आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएंगे, वरना आप मेजर जनरल के तौर पर भी रिटायर हो जाएंगे। तो अब जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो खालिस्तान इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, वो ब्रिगेड्स वगैरह, फील्ड फॉर्मेशंस और कुछ इनको तो नहीं कमांड करते, तो इसलिए वो मेजर जनरल पर नहीं जाते। लेकिन अब ये बातचीत सुनी जा रही है कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगर एज पर द टाइमलाइन चीज़ें चलनी हैं, एज पर द प्लान चलनी है, और अगर कंटिन्यूटी ऑफ मिलिट्री कमांड रहनी है, तो फिर सितंबर में, मोस्ट लाइकली सितंबर में समवेयर, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को डीजीसी से पोस्ट आउट करके आईएसआई से उनको कहीं पर कोई डिवीज़न कमांड करने को दी जाएगी, यानी कि उनको फील्ड का तजर्बा दिया जाएगा। और सितंबर 2024 का मतलब है कि फिर
सितंबर 2025 तक उनका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा बतौर मेजर जनरल एक कमांड करने का एक डिवीज़न की, और यूं वो एलिजिबल हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल बनने के। और उस वक्त अगर आर्मी चीफ ने कंटिन्यू करना होगा नहीं करना होगा, तो वो इनको बासानी जनरल आसिम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर तरक्की दे सकेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर तरक्की देने का मतलब है कि फिर ये कोर कमांडर के भी एलिजिबल होंगे और DGISI के भी एलिजिबल होंगे। और अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कंटिन्यू करना चाहते हैं और मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत भी उनको कंटिन्यू करवाना चाहती है और दोनों रजामंदी से एक एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2025 में 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है, और उस सूरत में वो फैसल नसीर साहब को, जो कि उस वक्त अगर उनको तरक्की मिल गई हुई तो एक लेफ्टिनेंट जनरल हुए, और उनको वो DGISI ले आते हैं, जिसकी कहा जा रहा है कि ये इसके ही इसी तरह की चीज़ें होंगी जो हम सुन रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अगर मगर बाकी हैं। तो वो उस सूरत में फिर इसका मतलब है पॉलिसी कंटिन्यू करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे, DGISI उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल फैसल नसीर होंगे, और फिर आप समझ सकते हैं कि PTI के लिए क्या पॉलिसी होगी। तो ये जो बातें पीछे हट रहे हैं, सुलह हो रही है, फलान हो रही है, ऑलिव ब्रांच ऑफर हो रही है, परे से भी बड़ी डिज़ायर है, माजरत की जा रही है, इमरान खान साहब ने माजरत कबूल कर लिया, लाइक ये ऐसी अलिफ लैला की दास्तानें हैं जो मेरे ख्याल में अगर जो बचपन में हम उमरू यार और टार्जन की कहानियाँ पढ़ते थे ना, अगर उन्होंने भी लिखी होती तो छपने के लायक ना होती। लेकिन बहरहाल हमारे बाज़ यूट्यूबर लोग वो PTI के हमारे दोस्तों को गुमराह कर रहे हैं इस किस्म की कहानियाँ सुनाकर। अब अगर सितंबर में मेजर जनरल फैसल नसीर जाते हैं तो फिर बड़े पैमाने पर ISI के जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनकी तब्दीली का भी इम्कान है, और वो फिर चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में उनकी टीम तब्दील हो जाएगी, यानी कि लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में। लाहौर के तो भी लास्ट ईयर ही सितंबर में चेंज हुए थे, जब ब्रिगेडियर राशिद का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो रिटायर होने के बाद वो सेक्टर कमांडर बने थे उधर, तो फिर उनकी जगह पे ब्रिगेडियर यासिर आ गए थे, तो वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको भी सितंबर में 1 साल होगा, तो आई एम नॉट श्योर उनका क्या होगा। तो पर दूसरी तरफ अब आ जाते हैं DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम पर। उनका भी ज़रा ये बता रहे हैं कि वो भी सितंबर तक कंटिन्यू करेंगे, और सितंबर में वो मोस्ट लाइकली घर चले जाएंगे। मेजर जनरल फैसल नसीर की पोस्टिंग हो जाएगी और ये घर चले जाएंगे पहले। और क्योंकि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम DGISI के तौर पे आपको पता है वो जनरल कमर बाजवा के दौर में आए थे। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो डिस्प्यूट हुआ था उनकी पोस्टिंग पर, वो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम का ही था, और लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम उस वक्त कोर कमांडर कराची थे। इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को कहते थे कि जाने की बातें जाने दो, नहीं जाने दो इसको, जनरल कमर बाजवा को। वो एक डिस्प्यूट हुआ, बाद लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम आगे। उसके बाद फिर उन्होंने 20 नवंबर 2021 से लेके आज उनको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 साल होने वाले हैं, लाइक हाँ 21, 22, 23, 24, 3 साल। तो अब उसमें यह है कि आपको मालूम है उन्होंने भी सर्व किया है, और बाज़ राय कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं इनके होते हुए। शायद हो सकता है उनको लगता होगा कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होती इनके होते हुए। तो बहरहाल जो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम है उनका भी सितंबर में अब जाने का ही बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं। पहले उनका ये था इम्कान कि उनको अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया जाएगा,
लेकिन फिर ज़रा ये बताते हैं कि शायद जब अमेरिकन से ये डिस्कस किया गया नए सफ़ीर की तैनाती का मामला, तो वहाँ पर शायद कुछ ज़राए दावा करते हैं कि कोई मुस्बत जवाब नहीं आया जब उनको लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का प्रपोज़ल दिया गया। शायद अमेरिकन भी अपनी दाखिली सियासत समझते होंगे कि वहाँ पर वो पीटीआई के लोगों ने जिस किस्म का एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें शायद मज़ीद वहाँ पर चीज़ें उनको लगता कि बिला वजह का एक शोर मचा रहेगा हर वक्त और एक ड्रामे चलते रहेंगे। लाइक जिस तरह जब मियाँ साहब यूके में थे तो पीटीआई के लोगों ने जिसे कहते हैं ना वो एक थिएटर लगाया होता था। सो अमेरिकन थॉट के इट वुड नॉट बी वेरी वाइज डिसीजन। ये मेरी गुमान, ठीक, गुमान है, मेरा गुमान है। तो वो फिर अब ये गालिब इम्कान है कि वो रिटायर होके या तो कोई थिंक टैंक देख लेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ देख लेंगे वो, और तो वो भी यही बताया जा रहा है कि सितंबर में जाएंगे। अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर, वो है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब का जो मामला है। उसमें अगर आपको याद हो तो कादी साहब ने एक बार एक चीज़ बड़ी दोहराई हुई है, ठीक है, वो है कि वो बड़े उनके दिल के करीब है और वो हमारे मीडिया को अमूमन डांट डपट के लिए यूज़ करते हैं कि यो देखो तुमने बगैर तस्दीक के कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात चला दिए मेरे खिलाफ और फलाना है, ये है, वो है। हर वक्त हमें डांट डपट करते रहते हैं। हालांकि ख़ुद उन्होंने इतनी ग्रेस नहीं दिखाई कि वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप करवाते, सो मोटो लेते कि मेरे ज़ात के ऊपर, मेरी उजली ज़ात के ऊपर एक कमिश्नर रावलपिंडी ने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं चाहता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो। वो सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच बनाते सीनियर मोस्ट जजेस का, ठीक है, जिसमें जो सीनियर प्यूनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से हट करवाते, जस्टिस जिसे कहते हैं मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी साथ उनके बिठाते और कहते हैं कि जी कमिश्नर रावलपिंडी से अब आप कहें कि इन इल्ज़ामात के सबूत दें और साबित करें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ठीक है। अगर मैंने कुछ किया है तो सामने आ जाए, अगर नहीं किया तो मेरी ज़ात के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लग गए हैं, इससे मेरी साख और वो मुतासर हुई है, तो मुझे या फिर क्लियर किया जाए उससे। लेकिन हुआ क्या कि कमिश्नर रावलपिंडी लापता हो गए, फिर उनकी गुमशुदगी जो मुबैना है, कहीं नहीं पता वो कहाँ पर है। एक उनकी तरफ से एक जवाब मौसूल हो गया इलेक्शन कमीशन को, उस जवाब में उन्होंने कहा जी कि मैंने गलत इल्ज़ामात लगाए थे, मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक़ था और फलान है, ये है, वो एक पूरी एक दास्तान, वो दास्तान जो उनके लापता होने से भी पहले ही जो हमारे बाज़ हुक्मरानों से जुड़े हुए जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हैं पहले से ही अपने ट्वीटों में बयान कर रहे थे, वही बातें उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दी अपने बयान में। और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन भी क्लियर हो गया, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा भी क्लियर हो गए, और उसके बाद वो रोज़ हम मीडिया को बुरा भला कहते हैं अपनी कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात आपने बगैर तस्दीक के चला दिए। भाई तो आप तस्दीक करवा लेना कि इल्ज़ामात झूठे थे या सच्चे थे, वो नहीं करना। तो अब पीटीआई ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट दायर की है मिसकंडक्ट की, जिसमें सिर्फ पीटीआई नहीं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिसकंडक्ट का मुर्तकब नहीं ठहराया, उन्होंने उसके अलावा जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, यानी कि मेंबर पंजाब जो हैं बाबर हसन भरवाना, मेंबर सिंध जो है निसार अहमद दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई और मेंबर केपी के जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, इनको भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब ठहरा के इनको हटाने का जो उन्होंने कंप्लेंट मूव की है, उसमें उन्होंने लियाकत अली चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके इल्ज़ामात का भी मेंशन किया है। अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये टेकअप होगी कंप्लेंट, तो कमिश्नर रावलपिंडी ने तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा पर भी इल्ज़ामात लगा रखे हैं, और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं। और अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता यह है कि जिस जज के बारे में कंप्लेंट हो वो नहीं बैठता, दूसरे जजेस सुनते हैं। तो क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा अब भी इतने संगीन मामले में जहाँ पर उनकी ज़ात के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा हो, क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला टेकअप
करते हुए खुद बैठेंगे चेयरमैन बन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ये भी अगेन अगर वो करेंगे तो अनदर फीदर इन हिज कैप होगा, जो अब उनका इमेज बन चुका है। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।